हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की है अपडेटेड फ्रॉम फेब टू अप्रैल, इसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 18 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखिए इकोनॉमी का ही ये टॉपिक है और लास्ट है, उसके बाद हम सीधा सीधा जो है वो इन्वायरमेंट के हेड टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के नए नए बैचेस के बारे में जान लेते हैं। स्किप मत करिएगा, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो 2022, 21 और 23 तीनों के एस्पिरेंट्स के लिए 29 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है इनका। अब इसमें होगा क्या, देखिए 1 ईयर बैच 2022 तक का है, प्रॉपर शेड्यूलिंग दे रखी है, और 2 ईयर बैचेस जो हैं वो 2023 तक हैं। ये देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग दे रखी है, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स किस लैंग्वेज में कौन सा कोर्स पढ़ाएंगे, सब कुछ है। 360 डिग्री कवरेज है पूरा आंसर राइटिंग का, और ऑप्शनल तो एक तरह से आपको उतने ही पैसों में फ्री तक मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज करके हर एक संडे खुद को एनरोल करा रहे हैं यूपीएससी कॉम्बैट मेन के, तो आप समझिए स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। देखिए समझ रहे हैं, स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत। रेज हैंड देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से बात करके और अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशन, देखिए पढ़ने वालों के न जाने क्या क्या चीजें, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, सब कुछ दिया जा रहा है। और तो और, अब अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूपीएससी के लिए अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, सेम चीज को आप 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 0 प्रोसेसिंग फीस पे 1 साल में लौटाइए, कोई परेशानी नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। ये 20 बुक्स भी आप फ्री में पाएंगे अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अब ये देखिए सब्सक्रिप्शन के प्राइस है, अब इन प्राइस में भी अभी आप सिर्फ आईएएस कोड यूज करोगे ना, 10% डिस्काउंट और ले लोगे। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे @सिर्फ आईएएस सेल्स पे टेक्स्ट करिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी कैसा क्या आपके लिए सही रहेगा। तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक की तरफ पहले क्या बढ़ेंगे, एक्चुअली में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो न्यूज में रहे हैं, तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। अब देखिए आपने उस टाइम पे बड़ा सुना होगा, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना 2008 वाली, है ना, याद है आपको? तो ये काफी रिस्पॉन्सिबल था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, जब हमने पढ़ा था, काफी बार इसको पढ़ा है। चलिए क्या है, फिलहाल आज जानते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे पर्दा उठाया ड्राफ्ट गाइडलाइन से, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स को लेके हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होता क्या है, ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है ना, जो बॉन्ड का इन्वेस्टर खरीदता है। जैसे मान लीजिए बॉन्ड में आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा आपने बॉन्ड में, तो आप ये यहाँ पे ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदोगे अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफॉल्ट बाय अ कॉर्पोरेशन। मान लो सामने वाला जहां से आपने बॉन्ड लिया है वो, मान लो ऐसा हो जाए डिफॉल्ट हो जाए, तो आपको पैसा मिल जाए, इसलिए आप खरीदते हो। इफ द अंडरलाइंग बॉन्ड डिफॉल्ट, जो आपने बॉन्ड लिया है मान लो वो डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इशूरर जो होगा जिसने इशू करा है इस सीडीएस को, ठीक है, ये डिफॉल्ट का अमाउंट पे करेगा और एक प्रीमियम चार्ज किया जाता है इस रिस्क के लिए। सीडीएस को इशू कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी जो परमिटेड रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी है, खासकर बैंक वगैरह। और जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने यहाँ पे आरबीआई हैड डिफर्ड इंट्रोड्यूसिंग सीडीएस इन 2011, क्योंकि सीडीएस को आप जानते हो 2008 में क्या हुआ था ना, कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण माना गया था, तो इस वजह से तब नहीं था, अभी इन्होंने अपनी गाइडलाइंस निकाली है। चलो भाई, अब करेंसी स्वैप की बात करते हैं, ये क्या है। तो रिसेंटली हमारे तो नहीं, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के, है ना, इन्होंने सेटल करा एक $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी को आरबीआई के साथ में अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका सेटल्ड $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद आरबीआई अंडर सार्क। सार्क तो जानते हैं ना, साउथ एशियन, हाँ ठीक है। तो वही करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा करा है इन्होंने। अब जो करेंसी स्वैप हुई इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ये अग्रीमेंट है करेंसीज को एक्सचेंज करने का
विद प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, पहले इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन है और उसका ये एक एग्रीमेंट है एक्सचेंज करने का करेंसीज को दोनों कंट्रीज के बीच में। अब उसके बाद जो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया, तो ये 2012 के बाद से क्या करता है, एक बैकस्टॉप देता है, बैकस्टॉप लाइन देता है फंडिंग की फॉर शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट जो होती है ना, या शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस के लिए। तो अगर ये कहेंगे मैम किसको किसको अवेलेबल होता है कि मान लो कोई शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रेस है, तो चलो ठीक है सॉल्व हो जाएगा। ये सारे सार्क मेंबर कंट्रीज के लिए है ना, सब्जेक्ट टू देयर साइनिंग बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है, जिसे इसे स्वैप एग्रीमेंट को स्वैप किया है उस हिसाब से सबके लिए है। और जो ड्रॉल्स हैं वो यहाँ आप यूएस डॉलर में ले सकते हो, यूरो में ले सकते हो, इंडियन रुपये में ले सकते हो, समझे। और फिलहाल श्रीलंका भी तो जानते हैं किस लेवल का कर्जा हो रखा है, तो इनके लिए जरूरी भी था। तीसरी बात करते हैं निधि कंपनीज की। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एडवाइस करें इन्वेस्टर्स को कि आप स्टेटस पहले वेरीफाई कर लो निधि कंपनीज का, उसके बाद इनके अंदर इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये लगा कि बहुत सारी ऐसी फर्म जो हैं वो रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रही है जो उनके लिए सेटअप करे गए हैं। पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 और निधि रूल्स 2014, इनको दोनों को अमेंड करा गया था ताकि ऐसी कंपनीज को और अच्छे से रेगुलेट कर सकें। एक निधि कंपनी क्या होती है? एक निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो लेंडिंग वगैरह करती है, बोरोइंग वगैरह करती है अपने मेंबर्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में। ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड करी गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी कंपनीज के अंदर रोक लगाया गया होता है, प्रोहिबिटेड होता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि आईडीबीआई बैंक एग्जिटेड फ्रॉम पीसीए नॉर्म्स। ओके, हुआ क्या कि जो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के नॉर्म्स हैं, इससे आईडीबीआई बैंक ने एग्जिट मार दिया। और अब जो है वो 3 बैंक्स, एक आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, एक आपका यूको बैंक और तीसरा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आते हैं पीसीए के अंडर। ठीक है, अब पीसीए होता क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बैंक जो है जिनका फाइनेंशियल मैट्रिक्स थोड़ा कमजोर है, उसे रखा जाता है देख रेख में आरबीआई के तहत, है ना, आरबीआई के अंडर वॉच करती है आरबीआई, क्योंकि भैया डूब गया तो तुम देश के लिए डुबा दोगे। ठीक है, तो चलो आईडीबीआई को इससे हटा दिया गया है, समझ जाओ। और पीसीए का फ्रेमवर्क जो है वो बैंक को यहाँ पे रखता है एज अ रिस्की इफ दे स्लिप बिलो सर्टेन नॉर्म्स ऑन 3 पैरामीटर्स। अच्छा, अब ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, ये समझ लो इसमें ऐसा है कि कुछ बैंक्स अगर मानो बैंक अगर 3 पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरे, वो 3 पैरामीटर्स कौन से हैं? कैपिटल रेशियो पे, असेट क्वालिटी पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर इन तीनों में कुछ कमजोरी हुई, कुछ यहाँ पे नीचे गिरे, तो समझ लो कि ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर तुरंत ही ले लिए जाएंगे। पीसीए के अंदर होता क्या है कि आरबीआई यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, ब्रांच एक्सपेंशन पे, मैनेजमेंट कंपनसेशन वगैरह वगैरह पे, ताकि तुम जब भी कोई भी पैसा एक्स्ट्रा मत खर्चा करो, बाद में चला चला डूब जाओ। समझे? नेक्स्ट बात आती है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के बारे में। तो रिसेंट रिपोर्ट जो हमारी सेबी ने निकाली है, इसमें हो सकता है कि भाई लॉन्च हो एसपीएसीज का इंडिया के अंदर। ठीक है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज का इंडिया के अंदर। ये क्या है? ये एसपीएसीज लिस्टेड है शेल कंपनीज, जिन्हें सिर्फ एक पर्पस होता है बनाने का कि हम अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनीज को अक्वायर कर सकें और उसके बाद जो है वो मर्ज कर सकें इसके साथ में, प्राइवेट कंपनीज वगैरह के साथ में शेल कंपनीज वगैरह को। अब देखो ये जो है ना, इसमें कोई बिजनेस ऑपरेशन ये नहीं करता है एसपीएसीज, है ना, अपने खुद का इसका कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, या फिर कोई कैपिटल वगैरह रेज नहीं कर सकता है ये आईपीओ करके, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके, है ना, कि टू एक्वायर प्राइवेट कंपनीज लेटर ऑन। ये करेंटली इनको अलाउ भी नहीं है कि कैपिटल वगैरह को आईपीओ मतलब कैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू इंडिया के अंदर रेज कर सकें। इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं इनको कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो कहाँ और कितना कैपिटल लगा रहे हैं, उनका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है ना। तो ये समझ लीजिए कि है कहानी इसकी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेंट क्रूड के बारे में। क्या है ये ब्रेंट क्रूड? तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जताए गए हैं अराउंड सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड को लेके, है ना। इससे क्या हुआ है कि ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं अबव $70 पर बैरल मार्क। अब ये ब्रेंट क्रूड प्राइस क्या है? ये जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस है जिसे ओपेक के द्वारा यूज किया जाता है। वाइल वेस्ट टेक्सास इमीडिएट जो WTI है ये बेंचमार्क है फॉर द US ऑयल प्राइसेस के लिए। देखिए जो ब्रेंट क्रूड है इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्थ सी से, और वही जगह जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है ये यूजुअली निकाला जाता है फ्रॉम द US ऑयल फील्ड्स इन टेक्सास, लौसीनिया एंड नॉर्थ डकोटा से। उसके साथ सल्फर कंटेंट दोनों में ही जो है वो 1% से कम ही होता है, और इसलिए दोनों ही स्वीट क्रूड बन जाते हैं। ये डेंस भी कम होते हैं, है ना, तो ये आसानी से रिफाइन भी हो जाते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ कहानी आपको यहाँ पे इसकी भी बता दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। क्या है? देखिए ये एक रेमिशन है ड्यूटीज का, रेमिट कर दी जाएंगी, छोड़ दी जाएंगी ड्यूटीज को, टैक्सेस वगैरह को जो पे करे जाते हैं टू एक्सपोर्टर्स ऑन प्रोडक्शन इनपुट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, डीजल टैक्स, पंचायत टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी। तो इनका ये सब टैक्स छोड़ने का आइडिया मेनली ये है कि हम एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा दें और इंडियन एक्सपोर्टर को और कॉम्पिटिटिव बनाएं इंटरनेशनल मार्केट में। रिसेंटली क्या हुआ कि जो फायदे मिले इसके थ्रू, जो दिए गए फायदे एक्सपोर्टर्स को अंडर द स्कीम, वो थोड़ा देरी हो गई अलग अलग इश्यूज की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए सेबी का फुल फॉर्म जानते हैं ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने इसको काफी इजी बना दिया स्टार्टअप्स को टू लिस्ट ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, है ना। अब स्टार्टअप जो है वो बड़ी आसानी से अपने आप को IGP पे लिस्ट कर सकते हैं। 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एम IGP का ये है कि हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करें कंपनीज के लिए जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं, है ना, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं कि भाई आराम से इनका अच्छे रिलैक्स फ्रेमवर्क में काम कर पाए। IGP जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका प्रॉमिस होता है कि हम आपके कैपिटल एबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड हैज़ द एडेड एडवांटेज ऑफ इनेबलिंग एग्जिट्स फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स। उसके साथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। IIP के बारे में आपने सुना होगा। ये एक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलग अलग सेक्टर्स की इकोनॉमी के अंदर। इसका जो नंबर है इसको मेजर किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के तौर पे फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, यूजुअली 1 महीना भी हो सकता है, एज अगेंस्ट द रेफरेंस पीरियड। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 जो है वो ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिसमें IIP मतलब इन विच IIP कॉन्स्टिट्यूट्स फॉल। ठीक है, इसी के अंदर आते हैं। कुछ कोर सेक्टर्स की बात करना चाहूंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। यही सब मिला के 40% हो जाता है वेट ऑफ द आइटम्स जो कि इंक्लूडेड है इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इसका डेटा भी कंपाइल करा जाता है, पब्लिश करा जाता है बाय द मॉस्पी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ये देखिए ये क्या है, तो जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज करा एक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर फरवरी 2021 के लिए। डिक्लाइन जो था
इसमें 4.6% का देखने को मिला इन सारी 8 सेक्टर्स में। इसमें 40.27 जो वेट है ऑफ द आइटम्स, जिसमें आपका इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताया, और 8 कोर सेक्टर जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का आपका 28.04 है, इलेक्ट्रिसिटी का 19.85 है, स्टील का 17.92 है, कोल का 10.33 है, क्रूड ऑयल का 8.98 है, नेचुरल गैस का 6.88 है, और सीमेंट का उसके बाद आखिरी में सबसे फर्टिलाइजर का है 2.63। तो ये कहानी हमने इसकी बात करी। अब बात करते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी की। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया रिकमेंडेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री टू इम्पोज 10% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन इम्पोर्टिंग सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो जो बात चल रही थी ना कि 10% सेफगार्ड ड्यूटी लगानी चाहिए इंपोर्ट करने पे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर को, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी आराम है जो दिया जाता है व्हेन इंपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, जब किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट बढ़ जाए अनएक्सपेक्टेडली टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक जहां पे इनको फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को खतरा हो। जैसे मैंने आपको बताया, मानो कि चाइना से स्टील आता है 80 रुपए किलो, हाँ, और इंडिया के अंदर वो बन रहा है 110 रुपए किलो, ठीक है, बिक रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो यूज करने के लिए इंपोर्टिंग जो है वो चाइना से हॉक हॉक के होने लग गई। तो इससे क्या होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लॉस हो जाएगा। तो बेटर इज कि इस पे कुछ अगर हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा दें कि मान लो जिससे इसकी कीमत भी बढ़ के 110 हो जाए, तो इससे फायदा ये होगा कि भैया दोनों के सेम रेट है, तो अब जो बायर चाहता है वो अपने हिसाब से लेगा, सस्ता देख के नहीं लेगा। ठीक है, क्या था जो ब्रिटिशर्स ने नहीं लगाई थी हमारे ऊपर, तभी हम इतना बर्बाद हो गए, खूब इंपोर्ट करा उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ इंडिया में। फिर नेक्स्ट आता है काउंटर सिलिकल कैपिटल बफर। देखिए, आरबीआई ने डिसाइड करा कि हम एक्टिवेट नहीं करेंगे काउंटर सिलिकल कैपिटल बफर को। ये क्या होता है? ये इक्विटी कैपिटल है टू बी केप्ट बाय अ बैंक टू मीट बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क, है ना। जो भी इक्विटी कैपिटल है ये बैंक के पास रखी जाती है ताकि ये जो बिजनेस साइकिल रिलेटेड रिस्क है उसे जो है पूरा कर सके। एम ये होता है कि हम एक बफर ऑफ कैपिटल बनाएंगे अच्छे वक्त में, और वो जो कैपिटल है वो जो खराब वक्त होगा, मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, लॉस होता है, तो उसमें यूज करा जाएगा। बैंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है ना, रिस्ट्रिक्ट बैंकिंग सेक्टर को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। किसी भी आलतू फालतू लेंडिंग से इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग मत करिए इन द पीरियड्स ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ। जब मान लीजिए क्रेडिट बहुत आपने कर दिया हो, बहुत बढ़ गया हो, तो उस टाइम पे सोच समझ के लेंडिंग करिए। और इसको जो है वो बेसल का पार्ट भी बना, बेसल 3 नॉर्म्स है ना, उनका पार्ट बनाया गया था 2010 में, है ना। 2008 का रिसेशन आया था ना, भयानक क्राइसिस आई थी ना, उसके बाद की बात है ये। इसको बेसल 3 नॉर्म्स का पार्ट बनाया गया 2010 में एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग मोर रेजिलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स के लिए। देखिए, आरबीआई ने इशू करी गाइडलाइंस इसको लेके 2015 में, बट हैज केप्ट द रेशियो एट 0% एवर सिंस। तब से गाइडलाइंस तो कर दी है, बट तब से इसका रेशियो जो है वो 0% ही चल रहा है। उसके बाद आती है ऑपरेशन ट्विस्ट की। देखो, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि हम अपना खुद का वर्जन ऑपरेशन ट्विस्ट का लाएंगे, ताकि जो ये 10 ईयर यील्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, इसे नीचे ला सके एंड मॉनेटरी ट्रांसमिशन वगैरह को बढ़ा सके। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? एक ऐसा मूव है जिसमें सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि वो साइमल्टेनियसली बाय करे लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज को व्हाइल सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म वाली बेचे, लॉन्ग टर्म वाली बाय करता जाए साथ में। तो एक कन्वेंशनल ऑपरेशन ट्विस्ट जो है उसके अंदर सेंट्रल बैंक की बाइंग इन्वॉल्व है, सेलिंग इन्वॉल्व है सिक्योरिटीज की सेम ड्यूरेशन में। तो कन्वेंशनल मेरे पुराने वाले में ये था। अब इन्होंने क्या करा है? अब इन्होंने कहा है कि भाई हम ऑपरेशन ट्विस्ट लेकर आएंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है करेंसी वॉच लिस्ट। ये क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे 11 कंट्रीज को, इसमें इंडिया तक है, इंडिया, चाइना, जर्मनी, इटली वगैरह भी हैं, जिन्हें करेंसी प्रैक्टिसेस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला है। इस लिस्ट के अंदर
उन कंट्रीज को डाला जाता है जिनको यूएस को ऐसा लगता है कि ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस का यूज कर रही है, गलत तरीके से ये अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रही है अगेंस्ट द डॉलर और उसके बाद इंपोर्ट वगैरह में फायदा उठा रही है। डिवैल्यूएशन से क्या होता है करेंसी के, जैसे चाइना करता है ना, तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है, कॉस्ट एक्सपोर्ट की जो है वो कम हो जाती है ना फ्रॉम दैट कंट्री, एंड आर्टिफिशियली इससे क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे कम होने लग जाता है। देखिए डेजिग्नेशन डज नॉट इमीडिएटली अट्रैक्ट एनी पेनल्टी, है ना, एकदम से अगर मान ली लिस्ट में डाला गया तो एकदम से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट हाँ अगर ऐसा होता है कंट्री बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कर रही है तो दिक्कत आएगी, वरना अगर कोई बात नहीं, अगर कॉन्फिडेंस है तो लोगों को उस कंट्री के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स के बारे में। देखो एनआरटीपी शॉर्ट फॉर्म है, ये ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ओकेजनली कोई ट्रांजैक्शन करता हो जिसमें गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, बट हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन इसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही ये इंडिया में रहता है। तो जीएसटी लॉ के हिसाब से यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न के लिए, रिफंड के लिए ऐसे लोगों की। तो डोमेस्टिक टैक्स पेयर कौन है, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के अंदर, उनकी जरूरत होती है जीएसटी की, है ना, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी नीडेड ओनली इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड। जैसे कि मानो 40 लाख रुपए तक अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, कोई बात है, जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी की जरूरत पड़ेगी ना, डोमेस्टिक टैक्स पर तो ये हो जाएंगे। अब ये जो एनआरटीपी है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, इनको यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन खुद का कराना पड़ता है अंडर द इंडियन जीएसटी लॉस, चाहे भाई कितना भी पीरियड हो, टर्नओवर कितना हो, उससे मतलब नहीं है, करवाना पड़ेगा। और आखिरी में कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, जिसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या है ये, वन ऑफ द की इंस्ट्रूमेंट है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पहला तो रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन ट्राइबल अवार्ड्स, जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड्स जो कि मेड इन द टेरिटरी ऑफ अनदर, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ, और दूसरा कोर्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जब when seized of a matter in respect of which the parties have made an arbitration active, है ना, ऐसा कोई मैटर इसमें जब ऐसा मैटर यहाँ पे खत्म हो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जो पार्टीज हैं जो एक एग्रीमेंट कर सकें, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करें, मस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन पार्टी रिफर टू आर्बिट्रेशन। तो इसमें समझ लीजिए इट अडेयर टू बाय मोर देन 160 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, है ना, इसमें सारे के सारे हैं, 160 कंट्रीज हैं इन इंडिया को इंक्लूड करके। अच्छा, इनमें से कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगा हो कि मैंने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया, नहीं एक्सप्लेन करा, नहीं समझ में आया, आप मुझे @सिर्फ IAS सेल्स पे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ लीजिए कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, टेलीग्राम पे हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड एक्सप्लेनेशन में। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो पहला है BTCA, बेटर दैन कैश अलायंस। तो रिसेंटली क्या हुआ, BTCA ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ और FICCI के साथ मिलकर होस्ट करा मर्चेंट डिजिटलाइजेशन समिट 2021 को। BTCA ये बेस्ड है एट द यूनाइटेड नेशन, ये एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट्स का, कंपनीज का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जो यहाँ पे बढ़ाता है ट्रांजिशन फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, ताकि हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पा सकें। इसके मेंबर्स बात करें तो इंडिया तो इसका मेंबर है ही है, और ये सारे मेंबर्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके, विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, और इकोनॉमीज को काफ़ी बिल्ड कर सकें, है ना, बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें, जो कि डिजिटल के लिए ज़रूरी है, सबको इंक्लूड करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है CRCL, मतलब सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी। देखिए इसको एक रीजनल कस्टम्स लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज करा गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इसको स्टैब्लिश करा गया था 1939 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर। ये एक हेडक्वार्टर के तौर पे काम करती है और 14 रेवेन्यू लेबोरेटरीज का, और ये असेस करती है
फील्ड फॉर्मेशन को, केमिकल एनालिसिस को जो सैंपल्स का होता है अलग अलग ट्रेड कमोडिटीज के द्वारा, ताकि यहाँ पे ड्यूटी असेसमेंट कर सकें। अब ये जो WCO है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। ये डेवलप करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, और यहाँ पे कोऑपरेशन को भी बढ़ाती है ताकि लीगल तरीके से ट्रेड हो सके। इंडिया was a vice chair of the Asia Pacific region of the WCO from 2018 to 20 तक के लिए। और आखिरी में आप सबने सुना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF के बारे में। तो असल में क्या मसला क्या है कि भाई पाकिस्तान सीक्स टाइम टू कंप्लीट द 27 पॉइंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, है ना, ये जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान है टू हेल्प द कंट्री एग्जिस्ट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। अब जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ये भी था कि कहीं इसको उठा के ब्लैक में न डाल दिया जाए, तो ग्रे में है, चलो ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से हटने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरे 27 पॉइंट्स को कंप्लीट करना होगा, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है, फाइनेंस जो होता है टेररिज्म के लिए उसे यहाँ पे उस खत्म करना होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसे हम लोग फॉर्मली अदर मॉनिटर्ड जुरिसडिक्शन बोलते हैं, FATF की, क्योंकि ये टेररिस्ट को फंडिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग करवाता है ना। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग हमने बहुत अच्छे से समझा है, कई दफ़ा समझा है। अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ सकें, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ सकें और दूसरे जो भी खतरे होते हैं देश की इंटीग्रिटी को लेके, फाइनेंशियल सिस्टम को लेके, उसके लिए। और इंडिया अगर मेंबर है कि नहीं है आप ये सोच रहे हैं, तो जी हाँ, इंडिया जो है इसका मेंबर है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इन्वायरमेंट लेकर आएंगे। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कमेंट में या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और सिर्फ IAS का कोड जरूर यूज करिएगा अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे मुझे प्रसन्ना वर्मा नाम से फॉलो जरूर करिए, वहाँ पे मैं नई नई सीरीजेस ले रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।